Hello everybody, I hope you all are doing well और हम फाइनली बैटल थ्रू द हेवंस फ्लेम एम्पर की स्टोरी के एपिसोड नंबर 40 पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में नया आर्क शुरू हो चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे देख लो, जिससे आपको आगे की स्टोरी और भी अच्छे से समझ में आए। हमारी इमोर्टल गॉड्स वाली अर्ली एक्सेस वीडियो आनी शुरू हो गई है, सो अगर आप 2 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हो चेकआउट कर सकते हो मेंबरशिप प्लान्स को। ये ऑप्शन आपको चैनल के होम पेज पे मिल जाएगा। चलो अब करते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। बेसिकली पिछला एपिसोड और ये एपिसोड ज़ुआन सेंटियन आर्क के इंट्रोडक्टरी एपिसोड्स हैं। इसमें भी हमें ज़ुआन सेंटियन की और भी जानकारी मिलने वाली है। आपके लिए उन्हें जानना इसलिए जरूरी है, जैसे फ्यूचर में जब अलग अलग सेक्स और पावर्स के बारे में बात हो रही हो तो आप उन्हें आसानी से समझ सको। पिछले एपिसोड की शुरुआत हुई थी उस दिन से जब सातों मेजर सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को मैसेंजर हुडू के साथ ज़ुआन सेंटियन जाना होता है, क्योंकि मैसेंजर हुडू यू फैमिली में रुके हुए थे। इस वजह से सारी सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को यू फैमिली कंपाउंड में इकट्ठा होना पड़ा था, क्योंकि वो सिटी लॉर्ड के बेटे वो हुआन की जान जा चुकी है। इस वजह से वो सिटी का रिप्रेजेंटेटिव होता है म्यूलर। भले वो जियान और यू फैमिली से कितनी भी दुश्मनी मानता हो, तभी यू फैमिली कंपाउंड में घुसने के बाद कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करता है। फिर एक एक करके और भी रिप्रेजेंटेटिव्स आने शुरू होते हैं और फाइनली ये सब निकल गए थे ज़ुआन सेंटियन की तरफ। चिंग सिटी और ज़ुआन सेंटियन के बीच में काफी दूरी होती है। इस वजह से हुडू एक फ्लाइंग शिप का इस्तेमाल कर रहे थे। वैसे इसे फेरी बोट कहा जाता था। ये सीधा स्पेस पोर्टल बना के बहुत ही तेजी से ट्रेवल कर सकती है। इस फेरी बोट के अंदर आई गेस 2 लेवल्स होते हैं। सेकंड फ्लोर में जियान, लुयन और बाकी के लोग रह रहे होते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे थे हुडू, जो कि इस फेरी बोट को कंट्रोल कर रहे थे। हुडू जियान और बाकियों को ज़ुआन सेंटियन के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं। फाइनली इन सभी को आराम करने के लिए बोल दिया गया था, लेकिन जब अपनी उम्र के लोग इकट्ठे हुए हो और इन सभी की डेस्टिनेशन एक जैसे ही हो तो फिर नौजवान आराम कैसे कर सकते थे। अब ये सब एक कमरे में इकट्ठे हो रखे होते हैं और क्योंकि वांग ज़ुआन को यहाँ पे आने से पहले उसके फादर ने ज़ुआन सेंटियन के बारे में बताया होता है, तो वो सभी को ज़ुआन सेंटियन की जानकारी दे रहा था। यहाँ पे बात हो रही होती है ज़ुआन सेंटियन के 9 सुपर सेक्स की। इनमें से बर्निंग इंसेंस पवेलियन और वानुआ पवेलियन को लगभग सब लोग जानते थे। अब चलो हम आगे की स्टोरी को इस एपिसोड में जानते हैं। वैसे भी इस आर्क में काफी ज्यादा फाइट भरी हुई है, सो ज्यादा इम्पेशेंट होने की आवश्यकता नहीं है। अभी स्टोरी बिल्डअप हो रही है। ये सीन था उसी कमरे का। वांग जोंग परगेटरी हॉल के बारे में बताता है। वांग जोंग कहता है परगेटरी हॉल उन 9 सुपर सेक्स में सबसे यूनिक है। ये बाकी के फैक्शंस की तरह सिर्फ अपनी दुखी के ऊपर कल्टिवेट करने में फोकस नहीं करता, बल्कि कहा जा सकता है कि परगेटरी हॉल के एक्सपर्ट्स का कल्टिवेशन पाथ सबसे ज्यादा डेंजर से भरा होता है, क्योंकि ये डीमन हंटिंग में स्पेशलाइज करते हैं। प्रिसाइसली यही कारण है जिसकी वजह से परगेटरी हॉल को अपनी रेपुटेशन मिली हुई है। वो उन एलियन इविल रेसेस के एक्सपर्ट्स को खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। ये कहा जा सकता है कि लोगों की आंखों में परगेटरी हॉल एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल सेक्ट है। अगर श्वांटिन 3 हेवंस के बारे में बात करी जाए, वो भी परगेटरी हॉल को काफी हाई रिगार्ड में रखते हैं। कहा जाता है कि परगेटरी हॉल के अंदर ऐसी स्किल्स हैं जो कि छिपने और असैसिनेशन में स्पेशलाइज करती हैं। उनके एक्सपर्ट्स इन स्किल्स का इस्तेमाल करके उन एलियन रेसेस को 2 कॉन्टिनेंट से खत्म करते हैं। ऑफ कोर्स इन रूमर्स के बारे में लोगों के पास कोई एविडेंस नहीं है। यहाँ तक बोलते बोलते वांग जोंग का चेहरा भी परगेटरी हॉल के लिए एकदम रिस्पेक्ट से भर गया था। वांग जोंग भी जानता था कि इस दुनिया में परगेटरी हॉल जैसे फैक्शंस का होना बहुत जरूरी है, वरना एलियन इविल रेसेस बहुत ही तेजी से पनपेंगी। परगेटरी हॉल के बारे में जान के जियान की आंखों में भी एक अलग ही लाइट फ्लैश होने लगी थी। एक ऐसा सेक्ट जो कि सिर्फ एलियन इविल रेसेस को खत्म करने फोकस करता है, उसके लिए रिस्पेक्ट को कमाना काफी नॉर्मल बात है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी बोलते हैं। इस लड़के ने बिल्कुल सही कहा है। परगेटरी हॉल का एग्जिस्टेंस ही उन बाहरी दुनिया के डीमंस को खत्म करने के ऊपर निर्भर है। अगर पूरे 2 कॉन्टिनेंट की बात करी है तो उन डीमन से डील करने में परगेटरी हॉल को शायद ही कोई मैच कर सकता हो। जियान भी नोट करके बोलता है, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं परगेटरी सेक्ट से अपनी जान पहचान बढ़ाना चाहूंगा। अगर मैं उनकी टेक्निक्स को सीख पाता हूँ तो ये उन एलियन रेसेस से लड़ने में मेरी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। वांग जोंग कहता है सोलोमन ईज़ेन ज़ुआनटिन या फिर ज़ुआनटिन 3 हेवंस के बीच में पिछले 3 सालों से काफी ज्यादा छिपा हुआ रहा था, लेकिन जब 100 साल पहले सोलोमन सेक्ट का लीडर चेंज हुआ तब से सोलोमन ने राइज होना शुरू कर दिया था। ये काफी अर्ली 9 सुपर सेक्ट्स में भी टॉप एग्जिस्टेंस में गिना जाने लगा। वांग जोंग कहता है, लेकिन सोलोमन सेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम अवेलेबल है। ज्यादातर लोग बस इसके नाम को ही जानते हैं। याओमे कहती है, मैंने सुना है सोलोमन सेक्ट हर तरह के डिसाइबल को रिक्रूट करता है। अगर पूरे 9 सुपर सेक्ट्स को कंपेयर किया जाए तो सोलोमन सेक्ट की रिक्वायरमेंट सबसे कम है, और यही रीजन है जिस वजह से सोलोमन सेक्ट के डिसाइबल्स की संख्या बहुत ज्यादा है। उसे एवरेज टैलेंट वाले लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तभी वांग जोंग कहता है, लेकिन इस पर याओमे भी नोट करती है। वो कहती है, लेकिन सोलोमन सेक्ट की रेपुटेशन कुछ खास ज्यादा अच्छी नहीं है। ये सुन के सनविंग कहता है, ओ तुम क्या कहना चाहती हो। इस समय सभी की नजरें याओमे के ऊपर टिक चुकी थी। याओमे एक सीरियस आवाज में एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करती है, मैंने सुना है सोलोमन से कुछ खराब एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, इस वजह से सोलोमन की रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। याओ में जैसी लड़की जो कि हमेशा खुश रहा करती थी, अगर वो भी सोलोमन सेक के बारे में बात करते समय इतनी ज्यादा ग्रेव टोन का इस्तेमाल कर रही है तो ये समझा जा सकता है कि सोलोमन सेक की रेपुटेशन कितनी खराब है। वोंग जोंग भी एग्री करते हुए बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। भले ही सोलोमन सेक अब भी अपने आप को लोकी रख रहा हो, लोकी का मतलब होता है छिपा के, तब भी सेक के अंदर की इक्वालिटी कभी न कभी लोगों के सामने आई जाती है। इस समय जियान की स्टोरी रिंग के अंदर गोल्डन ड्रैगन का एक्सप्रेशन भी कोल्ड हो गया था। वो कहते हैं सोलोमन ये सच में बहुत ही डिस्गस्टिंग सेक्ट है। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज में जिस तरीके से घृणा छिपी हुई थी, जियान इसे बिल्कुल अनदेखा नहीं कर पा रहा था। जियान के कंफ्यूजन को सेंस करके गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं, ये सब चीजें तुम्हें बाद में समझ में आएगी, लेकिन अभी तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम सोलोमन से दूर रहो। जैसी सोलोमन सेक्ट की एक्टिविटीज जियान ने रूइंस के अंदर देखी थी और जैसे वो सिटी के लोग एक्ट कर रहे हैं, खासकर वो हुआन के माथे का वो मिस्टीरियस रून और सोल क्लैन की इन्वॉल्वमेंट, लगता है इन सभी के बीच में कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। टॉपिक को चेंज करती हुए वोंग जोंग कहता है पपेट मेंशन, ये सेक्ट भी यूनिक है, इनकी कॉम्बैट स्टाइल भी औरों से अलग होती है। जहाँ पे बाकी लोग फाइटिंग तो उसका इस्तेमाल करते हैं, पपेट मेंशन जैसा कि उसका नाम है ये पपेट कंट्रोल में स्पेशलाइज करते हैं। भले एक पपेट मास्टर कमजोर हो तब भी अगर उसके पास पावरफुल पपेट्स को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी होती है वो एक डरावना एग्जिस्टेंस बन सकता है। ऐसे एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए हुए पपेट्स अटैक डिफेंड और इंसानों की तरह सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने माहिर होते हैं। अच्छी बात है कि इन पपेट्स को बनाने के लिए बहुत ही अच्छे स्तर के मटेरियल्स की जरूरत होती है। इस वजह से जब तक कोई आखिरी विकल्प नहीं बचता है तब तक पपेट मास्टर अपनी पपेट को सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं करवाते हैं। आफ्टर ऑल उनकी पपेट्स उनके लिए एक तरीके से दूसरी जिंदगी होते हैं। तभी बगल में बैठा सनमिंग कहता है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं एक बार पपेट मेंशन के डिसाइपल से फाइट कर चुका हूँ, वो पपेट्स को मैनिपुलेट करने में सच में काफी अच्छे होते हैं। अपने कंधे पे बैठी शाओहान के सर को सहलाते हुए लुइन कहती है तुम्हारी बैटल का रिजल्ट क्या रहा। सनमिंग अपने हाथों को फैला के बोलता है टाई। भले ही ड्रॉ रिजल्ट सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन इसके बारे में सुन के सभी के मन में सनमिंग की वैल्यू और बढ़ गई थी। सनमिंग के लिए पपेट सेक्ट के डिसाइपल से मिलना ही इंप्रेसिव बात नहीं है, बल्कि जिस तरीके से उसने उस डिसाइपल के सामने अपने हथियार नहीं डाले ये उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। वोंग जोंग आगे बढ़ते हुए बोलता है फिर आती है पिल वैली। भले इनकी ओवरऑल पावर बाकी के सेक्ट्स के बराबर न हो, लेकिन इनकी असली स्ट्रेंथ इनके एल्केमिस्ट है। पिल वैली में हाई लेवल के एल्केमिस्ट की बिल्कुल कमी नहीं है। वोंग जोंग एक एडमिरेशन से भरी आवाज में कहता है अगर कॉम्बैट एबिलिटीज की बात करिए तो हाँ ये बात सच है कि पिल वैली बाकी के सेक्ट से कंपेयर नहीं करी जा सकती, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि एल्केमिस्ट एक वेंजफुल प्रजाति होती है। बेसिकली अपना बदला लेना भूलते नहीं है। अगर तुम्हारी एक हाई लेवल के एल्केमिस्ट से फाइट हो जाती है और तुम उसे खत्म नहीं कर पाते तो फिर तुम्हें अनगिनत मुसीबतों के लिए तैयार रहना होगा। आखिरकार एक एल्केमिस्ट की वैल्यू को कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। अभी वोंग जोंग की आंखें भी शाइन कर रही होती हैं। दोधी कॉन्टिनेंट में भी एल्केमिस्ट प्रोफेशन सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल प्रोफेशंस में से एक है। पिल वैली के बारे में जान के जियान ने स्माइल पास करी थी, लेकिन वो इसमें कोई कमेंट नहीं करता। वोंग जोंग आगे कहता है जहाँ तक बात रही हार्टलेस पैलेस की तो इस सेक्ट के अंदर सबसे कम डिसाइपल्स होते हैं। ज़्वांटियन 3 हेवंस में इन कैडल्स को छोड़ के डिसाइपल्स बस कुछ गिने चुने रह गए हैं। जैसा कि इसका नाम है ये भी सिर्फ फीमेल्स को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सेक्ट को ज्वाइन करने से पहले उन फीमेल डिसाइपल्स को बाहरी दुनिया से अपने दिल के धागे तोड़ने होंगे। बेसिकली वो बाहरी दुनिया से इमोशनली जुड़ी नहीं रह सकती और एक बार कोई हार्टलेस पैलेस का हिस्सा बन जाता है तो फिर वापस मुड़ने का कोई मौका नहीं बचता। वोंग जोंग कहता है हार्टलेस पैलेस का एक सेक्ट मोटो है। वेल सेक्ट मोटो वो होता है जिसके बेस पे सेक्ट काम कर रहा होता है और हार्टलेस पैलेस का सेक्ट मोटो था खुद में से सारे सेंटिमेंट्स को मिटा दो। हार्टलेस पैलेस के बारे में जान के जियान भी सहाय करता है। वो कहता है सारी भावनाओं का त्याग कर देना, ये रास्ता सच में बहुत कठिन है। जियान रियलाइज कर रहा था कि वो लड़कियां जो कि हार्टलेस पैलेस को ज्वाइन करती होंगी उन्हें कितने बड़े इमोशनल टर्मोइल से गुजरना पड़ता होगा। आखिरकार इतना बड़ा कदम अच्छे अच्छों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकता है। लुइन पूछती है उस आखिरी सेक्ट के बारे में क्या खास है। वोंग जोंग बोलते हैं वन जियानमन, चलो हम इसे सोर्ड सेक्ट बोलते हैं। सोर्ड सेक्ट ऐसा सेक्ट है जिसने दोधी कॉन्टिनेंट के टॉप सोर्ड कल्टिवेटर्स को जन्म दिया है। जियानजोंग जो कि काफी फेमस सेक्ट है वो भी सोर्ड सेक्ट से ही निकला है। इसका हिस्सा सोर्ड सेक्ट से सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं। अगर सोर्ड सेक्ट की स्ट्रेंथ के बारे में बात करी जाए तो ये 9 सुपर सेक्ट्स में बिना किसी डाउट के सबसे पावरफुल सेक्ट है। अगर इसे ज़ोंगलिंग रॉयल फैमिली के बराबर भी खड़ा किया जाए तब भी कोई उसकी पोजीशन पे डाउट नहीं करने वाला। वोंग जोंग की बात को सुन के सभी के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए होते हैं। क्लियरली सोर्ड सेक्ट जो कि 9 सुपर सेक्ट्स का लीडर मालूम पड़ रहा है उसकी वजह से ये नौजवान भी प्रेशर फील कर रहे हैं। जब वोंग जोंग सभी के चेहरों पे अलग अलग इमोशंस को देखता है वो तुरंत ही अपने हाथ को हिला के बोलता है इतना सरप्राइज फील करने की जरूरत नहीं है। सोर्ड सेक्ट और 9 सुपर सेक्ट का लीडर ऐसे ही नहीं बोला जाता। सोर्ड सेक्ट सोलोमन की तरह अंडर हैंडेड टैक्टिक्स का इस्तेमाल नहीं करता। अभी वोंग जोंग के चेहरे पे सोर्ड सेक्ट के लिए साफ तौर पे एडमिरेशन
जनरेशन दिखाई दे रही थी। अगर जानजोंग की बात करी है जो कि काफी ज्यादा फेमस फैक्शन था, उसके ऊपर ही वांग जोंग सोर्ड सेक्ट को प्रेफर करता था। 23 हेवंस में सबको पता है कि सोर्ड सेक्ट जानजोंग के ऊपर की पावर है। बेसिकली सोर्ड सेक्ट को सोर्ड कल्टिवेटर्स का हेवन कहा जा सकता है। इतनी मैसिव इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करने के बाद इस कमरे में मौजूद सभी के चेहरों पे अलग अलग एक्सप्रेशंस आ रहे होते हैं। साफ तौर पे इन सुपर सेक्स के बारे में सुन के सभी के दिमाग में कई सवाल उठ रहे हैं। अगर वो अपना फ्यूचर ब्राइट चाहते हैं तो उन्हें सही सेक्स को चुनना होगा। सभी को गहरी सोच में जाते हुए देख जियान कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं सभी को गुड लक कहना चाहूंगा। ये सुन के लुइन, सनमिंग और बाकी के लोग भी अपने हाथ कप करके इस कमरे से जाने लगते हैं। साफ तौर पे इतनी सारी जानकारी को बचाने के लिए इन्हें समय लगेगा। फिर इन्हें चुनाव करना होगा उस पावर का जैसे ही ज्वाइन करने वाले हैं। साथ में इन सभी को अपने आप को पीक कंडीशन में रखने की जरूरत थी, क्योंकि जिस तरीके के इंसेक्ट्स की रेपुटेशन है, इन्हें ज्वाइन करने के लिए होने वाला कंपटीशन काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। सभी के जाने के बाद जान भी खड़ा होके अपने कमरे में जाने लगा था, लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है यूरू के ऊपर, जो कि किसी पुतले की तरह वहीं पे बैठी हुई थी। जब से यूरू ने जियान से अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए बोला है, तब से जियान एक नई रेस्पॉन्सिबिलिटी को फील करने लगा था। आखिरकार चिंग सिटी में यू फैमिली ने भी उसका काफी अच्छे से ध्यान रखा था। जियान कहता है, यूरू क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? यूरू कहती कुछ नहीं। इस समय उसकी आंखों में हेजिटेशन क्लियरली दिखाई दे रहा था, लेकिन वो फाइनली जियान से कहती है, यहाँ पे आने से पहले मैंने कुछ रूमर सुने थे। उसके हिसाब से सोलोमन सेक्ट, म्यू फैमिली और वो फैमिली के बीच में कुछ कनेक्शंस हैं। इस वजह से जब तुम जोन सेंटियन पहुंचो तो तुम्हें सोलोमन सेक्ट से दूर रहना होगा। इन शब्दों को सुन के जियान नोट करता है। जियान उसे रिश्योर करते हुए बोलता है, ठीक है, जाओ तुम अपने कमरे में आराम करो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के पास पड़ता है। यूरो भी नोट करके फाइनली अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी। पीछे से यूरो को देख के जियान भी साय करता है। फिर वो अपने सिर को हिलाके बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जोन सेंटियन के अंदर सेक्स को ज्वाइन करने की प्रोसेस स्मूथ जाएगी। आफ्टर ऑल हम। इतना कहने के बाद वो शांत हो गया था। टेबल पे फैले हुए सामान को सही से रखने के बाद जियान भी अपने कमरे में वापस लौट आता है। हम उसे कुछ हैंडसीज को चेंज करते हुए देखते हैं। ऐसा होने पर उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस कमरे को पूरी तरीके से रैप कर लेती है। अब एक 5 to 6 स्टार दूधी एक्सपर्ट भी जियान की एक्टिविटी को नोटिस नहीं कर पाएगा। जियान को पता होता है कि ऐसी अनजान जगहों पर जाते समय थोड़ा और अलर्ट रहना सही होता है। हम उसे बेड पे जाके बैठ के अपनी मेडिटेशन प्रोसेस को शुरू करते हुए देखते हैं। उसका ध्यान अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा के ऊपर होता है। वो अपनी बॉडी के एनर्जी फ्लो को और भी स्मूथ कर रहा था। उसकी सोल पावर जो कि 22 रे की हेवल फ्लेम्स को मिलाने की वजह से काफी ज्यादा ड्रेन हो चुकी थी, और फिर वो सिटी में उसके सोल अवतार के डिस्ट्रॉय होने की वजह से जियान की सोल को नुकसान पहुंचा था। उस चीज से पूरी तरह से रिकवर होने के लिए जियान को कुछ और समय लगने वाला है। जब जियान इतना ज्यादा सतर्क रहता है, इससे गोल्डन ड्रैगन भी खुश हो जाते हैं। इस समय उनका अवतार कमरे के अंदर फ्लोट कर रहा था। उनकी आंखें देखती हैं जियान को, जो कि अपनी सोल पावर को रिस्टोर करने लगा है। लगता है वो जियान से कुछ बातें करना चाहते थे, लेकिन कुछ समय तक हेजिटेट करने के बाद वो जियान को डिस्टर्ब न करने का फैसला लेते हैं। अभी जियान अपनी आंखें बंद करके अपनी रिकवरी प्रोसेस पे फोकस कर रहा था। एक तरफ अपनी सोल पावर को बहुत ही ध्यान से एडजस्ट कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ वो अपने शरीर में हुए बदलाव को महसूस करने की कोशिश कर रहा होता है। अपनी पीक कंडीशन में जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ किसी समुद्र की तरह होती है, लेकिन कुछ समय पहले उन दोनों चोटों की वजह से उस समुद्र का पानी काफी कम हो गया होता है। अच्छी बात है कि जोन सेंटियन आने से पहले जियान ने यू फैमिली से कुछ सोल हीलिंग हर्ब्स ली होती हैं, जिससे जियान की रिकवरी प्रोसेस और भी तेज हो जाती है। उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस का एक सिग्निफिकेंट एरिया उस डिवाइन इंक्रिप्शन फ्रैगमेंट ने हड़प लिया होता है। जियान अपने नीवन पहले से फोकस करके इस सफेद रंग की रून को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। अचानक से जियान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नोटिस होती है। शुरुआत में उस डिवाइन इंक्रिप्शन के फ्रैगमेंट का साइज किसी बच्चे के अंगूठे के बराबर था, लेकिन अभी जियान नोटिस करता है कि इसका आकार कई गुना बढ़ चुका है। बेसिकली उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के आधे हिस्से में उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है और बचे हुए आधे हिस्से में होती है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ। इनिशियली जियान को ऐसा लग रहा था कि उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के 2 हिस्से होने की वजह से उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लेकिन असल में होता इसका उल्टा ही है। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के इस तरीके से कंप्रेस होने की वजह से अब वो और भी ज्यादा सॉलिड हो गई थी। लगता है वो डिवाइन इंक्रिप्शन फ्रैगमेंट उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब भी जियान की सोल पावर सिर्फ एम्पर रियल्म की मॉर्टल स्टेज में पहुंची नहीं होती, बल्कि मॉर्टल स्टेज के मिडिल लेवल पे पहुंच चुका होता है। क्योंकि अगर वो मॉर्टल स्टेज के मिडिल स्टेज में नहीं पहुंचा होता तो लगता है डिवाइन इंक्रिप्शन रून उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को और भी पीछे ढकेल लेता। ऐसे बदलाव का एहसास करके जियान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। आखिरकार इस दूधी कॉन्टिनेंट में भी सोल पावर को कल्टीवेट करने के ज्यादा मेथड्स अवेलेबल नहीं है, और तो जियान नोटिस करता है कि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रही है। भले स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का ऐसा बढ़ना इंस्टेंटली जियान को पावरफुल नहीं बना देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में से जियान को बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा। इस डिवाइन इंक्रिप्शन के ऐसे इफेक्ट को देख जियान भी खुश हो गया होता है। उसे समझ में आता है कि आखिर क्यों एंशिएंट टाइम में भी बैटल फॉर्मेशन
मास्टर की इतनी ज्यादा वैल्यू करी जाती थी। फाइनली हम जियान को हैंडसीज को चेंज करते हुए देखते हैं। एक ही फ्लैश में उसके हाथ में अपीयर होता है वो स्क्रोल जिसे उस इल्यूजरी फिगर ने जियान को दिया होता है। अपने नीवन पैलेस के डिवाइन रून को एक्टिवेट करके जियान अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इस स्क्रोल के ऊपर कोर इंक्रिप्शन बनाना शुरू कर देता है। 100 इंक्रिप्शन, 200 इंक्रिप्शन और 300 इंक्रिप्शन। जब तक कोर इंक्रिप्शन के नंबर 350 पहुंचे थे, जियान की प्रोसेस बहुत ही स्लो हो गई होती है और उसके माथे को पसीने ढक लिया था। फाइनली अपने पसीने पर पहुंचने के बाद जियान स्क्रोल की कोर इंस्क्रिप्शन को चेक करता है। अपनी लिमिटेड मेंटल स्ट्रेंथ के बाद भी जियान बिल्कुल हताश महसूस नहीं करता। जियान स्क्रोल को वापस से रख के खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है, ये पावर एक 2 स्टार 2 एम्पर से डील करने के लिए काफी है, लेकिन अगर मैं एक 3 या फिर 4 स्टार 2 एम्पर के एक्सपर्ट से इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके डील करना चाहता हूँ तो फिर मुझे अपनी कोर इंस्क्रिप्शन के नंबर बढ़ाने होंगे। फिर से अपनी आंखें बंद करके जियान अपनी सोल अवतार पे फोकस करता है। जियान कहता है बाहर आओ। उसके एक इशारे पे उसका सोल अवतार जो किसी बेजान कठपुतली की तरह उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में मौजूद होता है। हम उसे की फ्लैश में जियान के सामने अपीयर होते हुए देखते हैं। इस समय उसकी आंखों में वो लाइफ वापस लौट आई थी। वो इंतजार कर रहा होता है जियान के आगे के ऑर्डर्स का। अपने सोल अवतार की ऐसी परफॉर्मेंस को देख के जियान नॉड करता है। वो कहता है वापस लौटो। एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करके जियान अपनी सोल पावर से एक और फिगर को कंडेंस करता है। हम एक और जियान की हमशक्ल उसके सामने मेटरलाइज होते हुए देखते हैं। दोनों जियान एक दूसरे की आंखों में देख के एक दूसरे की तरफ बाव करते हैं। अपनी एम्पर रियम के सोल पावर से बने हुए इस क्लोन को देख के जियान सहाय करके बोलता है, लगता है जब तक मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पूरी तरह से रिकवर नहीं होती है इसका इफेक्ट मेरे सोल क्लोन के ऊपर ही पड़ेगा। अभी जो जियान के सामने का क्लोन था उसकी स्ट्रेंथ 3 स्टार 2D के मिडिल स्टेज पे होती है। अगर उस फिजिकल क्लोन की बात करिए जैसे उसने सोल क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाया था तो वो सिंक्रोनाइजेशन और कोऑपरेशन दोनों में ही सोल अवतार से बेटर होता है। लेकिन बात ऐसी भी नहीं है कि इसका कोई एडवांटेज ना हो। एक सोल क्लोन जिसे अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बनाया होता है वो बिल्कुल मेन बॉडी जैसा होता है, लेकिन इसकी सबसे डेंजरस बात यह होती है कि सोल क्लोन को नुकसान पहुंचने पे मेन बॉडी भी इंजर्ड हो जाएगी। वहीं पे अगर बात करिए सोल अवतार वाली टेक्निक के सोल क्लोन की तो भले इसका ऑरा और स्ट्रेंथ जियान की जैसी हो, ये उन पावरफुल फाइटिंग टेक्निक्स को परफॉर्म नहीं कर पाता। इस वजह से इसकी यूजफुलनेस कम हो जाती है। इसे बस अपने दुश्मनों को कंफ्यूज या फिर उनका ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी जियान को अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि जॉन सेंटिन पहुंचने के बाद वो उसे होली फ्लेम और मेंटल स्ट्रेंथ को कल्टिवेट करने के तरीके को हासिल करने का रास्ता बताएंगे। इन सभी विचारों के साथ जियान फाइनली अपने कल्टिवेशन स्टेट से बाहर आ जाता है। उसकी नजरें जाती गोल्डन ड्रैगन किंग की फिगर पे जो कि लगातार उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। जियान को अपने मेडिटेटिव स्टेट से बाहर आते हुए देख गोल्डन ड्रैगन किंग उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारी सोल पावर रिस्टोर हो चुकी है? वो बेड से खड़े होकर गोल्डन ड्रैगन किंग की तरफ नोट करता है। गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं, पहले मैं कुछ चीजों के बारे में तुम्हें बताने में हेजिटेट कर रहा था, लेकिन क्योंकि वांग जॉन ने उसकी शुरुआत कर दी है तो फिर तुम्हें डिटेल्स अच्छे से समझनी चाहिए। जियान फिर से फोकस्ड मोड में एंटर कर जाता है। भले जॉन सेंटिन के बारे में वांग जॉन्ग भी जानता हो, लेकिन वो गोल्डन ड्रैगन किंग जैसे एक्सपर्ट से आखिर कैसे कंपेयर किया जा सकता है। जिनलोंग बताते हैं कि इंसान सारे जीवों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। भले इनकी बाकी की चीजें मैजिकल बीस्ट जैसी रेसेस से कंपेयर ना करी जा सके, लेकिन ह्यूमंस की विजडम सबको पीछे छोड़ देती है। कल्टीवेशन की शुरुआत में ह्यूमंस के एंसेस्टर्स ने इमोर्टैलिटी की तरफ कदम आगे बढ़ाया और इस रास्ते में चलने के लिए कई कल्टीवेशन मेथड्स तैयार करे गए। वही तुम्हारी आज की फाइटिंग स्किल्स और कल्टीवेशन मेथड्स हैं। इंसान को हर एक चीज का इस्तेमाल करना आता है। इसी रीजन की वजह से जो इंसान एक समय पर स्लेव हुआ करते थे वो आज पावरफुल टेक्निक्स और वेपन्स को मास्टर कर सकते हैं। भले इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ा हो, सच में अमरता यानी कि इमोर्टैलिटी को हासिल कर पाना तब भी दूर की बात थी। ऑफ कोर्स इन दो कल्टीवेशन मेथड्स की वजह से ह्यूमन एक्सपर्ट्स लंबी जिंदगी जीने लगे। इस 2D कॉन्टिनेंट में हर तरीके के जीव मौजूद हैं। इनमें फरोशियस बीस्ट, स्पिरिट्स और एंजल्स जैसे लोग आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्रीचर्स अपने आप को इंसानी रूप में बदलने के लिए कल्टीवेट करते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग बताते हैं 2D कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी मिस्ट्री छिपी हुई है। इनमें से डाओइस्ट, डीमंस, मॉन्स्टर्स और घोड़ जैसे बीइंग्स ही मौजूद हैं। भले ही एंटिटीज काफी पावरफुल हो, लेकिन ये अपने आप को ज्यादातर छिपा के रखते हैं। इस इन्फॉर्मेशन ने जान को एकदम एस्टोनिश कर दिया था। हालांकि इस नई दुनिया में आए हुए उसे काफी समय हो चुका है और उसे इसकी कई मिस्ट्रीज के बारे में मालूम पड़ गया था, लेकिन तब भी गोल्डन ड्रैगन किंग की बातों को सुन के जान समझता है कि 2D कॉन्टिनेंट की कॉम्प्लेक्सिटी और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा फैली हुई है। जिनलोंग बताते हैं कि सो कॉल्ड ग्रेट 1000 बिल्ड हमेशा से ही ऐसा नहीं था, लेकिन काफी समय पहले इन्हें 7 रियल्म में बांट दिया गया। ये होते हैं ह्यूमन रियल्म, बुद्धा रियल्म, हेल रियल्म, डीमन रियल्म, गोस्ट रियल्म और हेवन रियल्म। वैसे इसमें एक और होता है, लेकिन अभी तक ये ट्रांसलेट करने वाला इसे भी डीमन रियल्म बोल रहा है। खैर ये चीज आगे क्लियर हो जाएगी। इस इन्फॉर्मेशन ने जान के दिमाग में बॉम्ब फोड़ दिया था। वो एक शौक से भरी आवाज में कहता है, आखिर ग्रेट 1000 वर्ल्ड को 7 रियल में कैसे बांटा गया?
गोल्डन ड्रैगन किंग आगे एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं एंशिएंट टाइम में हजारों दुनिया एग्जिस्ट करती थी, लेकिन फिर उनके पावरफुल कल्टिवेटर्स ने इन्हें साथ में लाके इन्हें नाम देना शुरू कर दिया। ये एक्सपर्ट्स लोअर रियल्म की पावर को ऑब्जॉर्व करके उस बैटल गॉड कल्टिवेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू करना चाहते थे, जिस स्टेज तक पहुंचना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। जिनलोंग कहते हैं अगर ओवरऑल बात करी जाए तो दो दी कॉन्टिनेंट ह्यूमन रियल्म का एक हिस्सा है। हर एक रियल्म में 3 प्लेन्स होते हैं। ये होते हैं लोअर, मिडिल और अपर प्लेन। तुम जिस दुखी कॉन्टिनेंट से आए हो उसे लोअर प्लेन कहा जाएगा, वहीं पे दो दी कॉन्टिनेंट अपर प्लेन है। इतनी सारी जानकारी की वजह से जियान का दिमाग घूमने लगा था। हम उसे अपने माथे को रगड़ते हुए देखते हैं। यहाँ तक बोलते बोलते गोल्डन ड्रैगन के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका होता है। वो कहते हैं तुम्हारे इन सभी डिटेल्स को जानना भी कुछ खास जरूरी नहीं है, लेकिन तुम याद रखना कि तुम्हारे शाओ क्लैन के बहुत सारे दुश्मन है, और क्योंकि शाओ क्लैन का खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, इस वजह से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती जा रही है। और तो और मेरे और तोशे के कई दुश्मन इन 7 रियल्म्स में अभी भी जिंदा है। गोल्डन ड्रैगन किंग के एक्सप्रेशन को देख के एक बार के लिए जियान भी चौंक गया था। उसने गोल्डन ड्रैगन किंग को इतना सीरियस होते हुए कभी नहीं देखा। जियान जिनलोंग को रीश्योर करते हुए बोलता है, मास्टर आप बिल्कुल चिंता मत करो, एक टीचर की पोजीशन फादर के बराबर होती है। फाइनली गोल्डन ड्रैगन किंग का वो चेहरा जो कि टेंस हो चुका था, उस पे एक स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं तुम्हारी ये बातें मुझे नए नए तोशे की याद दिलाती हैं। सीन शिफ्ट हुआ था, हमें काफी ज्यादा दूर ले जाया जाता है। ये एक लग्जूरियस रूम होता है। हमारे ध्यान को आकर्षित करती है एक औरत जो कि काफी ज्यादा दुबली पतली लग रही थी। तब एक सुनहरे बालों वाला व्यक्ति उसके पास जाके पूछता है, क्या तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो रही है? वो औरत स्माइल करके बोलती है, मैं ठीक हूँ। जब से वर्ल्ड मास्टर रिट्रीट में गए हैं, मैं महसूस कर पा रही हूँ कि कोई मेरे ऊपर चुपके से नजरें रख रहा है। ये सुन के उस ब्लॉन्ड मैन की आंखें लाइटनिंग के साथ फ्लैश होने लगती हैं। वो कहते हैं हमारी दुनिया की जासूसी करने की किसकी हिम्मत हो गई? उसकी नजरें चारों तरफ जाती हैं। सब कुछ नॉर्मल पाके उसका एक्सप्रेशन फिर से सॉफ्ट हो गया था। वो आगे बढ़ के उस औरत को प्यार से उठा लेता है, लेकिन तभी हम पर्दे की परछाई में से एक रेड फिगर को बाहर आते हुए देखते हैं। वो कहता है, डेप्यूटी वर्ल्ड लॉर्ड, हमारे सामने एक सीरियस सिचुएशन है। उस इमोर्टल केज से कोई शाओ फैमिली के मेंबर बाहर निकल आया है। ये सुन के सुनहरे बालों वाले बंदे की आंखें एकदम नैरो हो जाती हैं। वो गुस्से से भरी आवाज में कहता है, डैम इट, क्या तुम सभी लगातार उस जगह को मॉनिटर नहीं कर रहे थे? वो कुछ समय के बाद एक गहरी सांस को भरता है। वो कहता है, ठीक है, अपने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उस शाओ फैमिली मेंबर का पता लगाओ। हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा, वरना चीजें कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाएंगी। अब तक उस लाल रंग के कपड़े वाले फिगर के हाथों से भी पसीने की बूंदें नीचे टपकने लगी थी। वो तुरंत ही नॉड करता है। वो कमजोर सी दिखने वाली औरत अपनी पलकों को झपकाती हुई बोलती है, वर्ल्ड मास्टर ने पहले ही बोला था कि शाओ फैमिली के मेंबर्स को हमेशा के लिए कैद रखना इम्पॉसिबल है। अब हम क्या करने वाले हैं? इसका जवाब देते हुए ब्लॉन्ड मैन बोलता है, मेरे पास अपने तरीके हैं। और जहाँ तक बात रही दुखी कॉन्टिनेंट की, अगर उस जगह के कुछ इंडिविजुअल्स दूधी क्लास में ब्रेक थ्रू कर भी लेते हैं, मैं उन्हें पर्सनली हैंडल कर सकता हूँ। अभी मैं अपने फोकस को और शाओ क्लैन के भाग रहे मेंबर पे रखना चाहूंगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो उस बंदे की आंखों में एक गुस्से से भरी आग जल रही होती है। लगता है इस मामले को हल करने के लिए वो पूरी तरह से डिटरमाइंड है। सीन वापस लौटा था फेरी बोर्ड की तरफ। जियान गोल्डन ड्रैगन की तरफ देख के बोलते हैं, मास्टर मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। जब जिनलोंग जियान की आंखों की डिटर्मिनेशन को देखते हैं, उनके दिल को रिलीफ महसूस होती है। ऐसा करके जिनलोंग की सोल बॉडी अपनी चेयर पे पीछे लीन होती है, लेकिन अचानक से उनके फिगर को ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। ये ट्रेम्बलिंग किसी एलियन इविल रेस की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि इसका रीजन जिनलोंग से जुड़ा होता है। हम देखते हैं उनकी एक उंगली को, जिसपे इस समय एक मार्क फ्लेकर कर रहा था, मतलब ग्लो कर रहा था। इसमें लगातार कुछ पैटर्न्स फ्लैश होते हैं। भले जियान गोल्डन ड्रैगन की सोल बॉडी के बारे में कुछ खास जानकारी ना रखता हो, तब भी उसे पता होता है कि जिनलोंग इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड के टॉप एक्सपर्ट्स में से एक रहे हैं। भले वो अपनी सोल स्टेट में हो, तभी वो जियान के सामने हमेशा एक इंसानी रूप में ही आए हैं। उसने अभी तक गोल्डन ड्रैगन किंग की ट्रू रियल बॉडी को देखा नहीं था, लेकिन जब इस समय उनकी बॉडी इस तरीके से ट्रेम्बल होती है, तो उनकी सोल बॉडी से बाहर आए उस हल्के से ऑरे की वजह से जियान के तुरंत ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गोल्डन ड्रैगन की बॉडी में जिस तरीके से अचानक से बदलाव हुआ था, इसकी वजह से जियान अपनी आंखें नैरो कर लेता है। और कुछ ऐसी सिचुएशन गोल्डन ड्रैगन किंग की भी होती है। उनकी वो आंखें जो कि हमेशा शांत रहा करती थी, वो भी एकदम स्क्विंट होके अपनी उंगली के ऊपर उस निशान को देख रही होती हैं। ऐसा लगता है कुछ ट्रिगर हो गया है, और ये चीज गोल्डन ड्रैगन किंग के पूरे एग्जिस्टेंस से जुड़ी हुई है। वो एक हल्की सी आवाज में बड़बड़ाते हुए बोलते हैं, ये लाइट मार्क। इस ग्लोइंग सिंबल को देखते हुए ऐसा लगता है जिनलोंग अपनी पुरानी यादों में खो गए हैं। उन्हें एक प्रॉमिस याद आता है जो कि ड्रैगन क्लैन के कुछ मेंबर्स के जाने से पहले किया गया था। फिर उन ड्रैगन क्लैन के मेंबर्स को इस जगह पे कैद कर दिया गया, जहाँ पे जाने की गोल्डन ड्रैगन के पास भी स्ट्रेंथ नहीं होती। लेकिन ये मार्क जो कि लाखों सालों से शांत रहा है, वो आज फाइनली जाग उठा है। गोल्डन ड्रैगन किंग इसका पीछा करते करते अपने क्लैन मेंबर्स की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। उनके दिमाग में कई थॉट फ्लैश हुए थे। वो खुद से एक होप और डिसबिलीफ से भरी आवाज में कहते हैं, तो क्या वो उस कैद से बाहर निकल चुके हैं? ऐसा होना लिटरली इम्पॉसिबल होता है, लेकिन
जिनलोंग की उंगली के ऊपर निशान कुछ अलग कहानी बता रहा है। जिनलोंग को इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट होते हुए देख जियान भी काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है, लेकिन वो बीच में उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। वो हवा में एक हैवी टेंशन को सेंस कर पाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। भले ही दूधी कॉन्टिनेंट में आने के बाद भी जियान कई अप्स एंड डाउन से गुजर चुका है, लेकिन गोल्डन ड्रैगन ने ऐसा रिएक्शन कभी नहीं दिखाया। लगता है गोल्डन ड्रैगन के लिए बहुत ही जरूरी मामला है। तभी वो ग्लोइंग मार्क फिर से फ्लिकर होता है। अगर जिनलोंग के पास फिजिकल बॉडी होती तो उनकी हार्ट बीट बढ़ गई होती। वो इस मार्क को एनालाइज करके बोलते हैं वो मूव हो रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही थी उन ड्रैगन्स की जिन्हें कैप्चर किया गया था। लगता है अब वो मूव कर रहे हैं। लगता है जो बंदिशें उन सभी को बांध रही थी वो इतने समय के बाद कमजोर हो गई हैं, जिस वजह से वो ड्रैगन क्लैन मेंबर्स अपने आप को फ्री कर पा रहे हैं। जिनलोंग कहते हैं लगता है हम काफी जल्दी मिलेंगे। भले ही बस इस थॉट की वजह से उनका चेहरा एक्साइटमेंट से भर गया हो। गोल्डन ड्रैगन को पता होता है कि जियान अभी वैसी कन्फ्रंटेशन के लिए रेडी नहीं है। अभी बेसिकली जियान जिनलोंग का चेला ही बन चुका था और वो भी उसे अपने डिसाइपल की तरह ट्रीट करते थे। वो जानते थे कि भले जियान की स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ गई हो, लेकिन जिस लेवल की पावर इस मामले में शामिल है उसका सामना करने के लिए जियान को बहुत ही तेजी से ग्रो होने की जरूरत है, वरना शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अपने दिल में से एक्साइटमेंट को दबाने के बाद वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को नॉर्मल कर लेते हैं। अभी जियान के लिए सिचुएशन के बारे में जानना अच्छा नहीं होगा। इस नौजवान के पास अपनी खुद की चुनौतियां हैं और अगर अभी जिनलोंग इन सभी बातों को जियान को बता देते हैं तो वो जियान के कंधों का वजन बढ़ा के उसे फालतू में डिस्ट्रैक्ट ही करेंगे। भले ही जिनलोंग ने अपने चेहरे की एक्साइटमेंट को काफी जल्दी छिपा लिया हो, लेकिन जियान की नोटिस से बचती नहीं है। वो तभी एक चिंता से भरी आवाज में कहता है मास्टर क्या आप ठीक हो? गोल्डन ड्रैगन अपने हाथ को वेव करके बोलते हैं कुछ नहीं, ये बस मेरी पावर की थोड़ी सी रिकवरी थी, इसमें कोई कंसर्न की बात नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसे आंसर से जियान बिल्कुल कन्विंस नहीं था, लेकिन वो ये भी जानता था कि जो चीजें जिनलोंग उसे बता नहीं रहे हैं उन्हें जानने के लिए जियान का समय नहीं आया। वो फाइनली टॉपिक को शिफ्ट करते हुए बोलता है तो ठीक है मैं अपनी बॉडी को रिफाइन करने पे ध्यान देता हूँ। गोल्डन ड्रैगन भी नोट करके बोलते हैं बॉडी रिफाइनिंग अच्छी बात है, लेकिन अभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज नहीं है। तुम्हें अभी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे ध्यान देना होगा, बिना उसके तुम एक ट्रू बैटल फॉर्मेशन मास्टर के रास्ते पे नहीं चल पाओगे। जियान इस बात को समझ के नोट करता है। हाल फिलहाल जिनलोंग ने भी जियान को कोई टेक्निक सिखाई थी और उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए जियान को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ की भी आवश्यकता होगी। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जियान की कल्टिवेशन जर्नी यहाँ से शुरू ही हो रही है। उसका आगे का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। खैर इससे पहले जियान और कुछ सोच पाता, गोल्डन ड्रैगन कहते हैं एक और चीज, जैसे हम ज़ोन सेंटियन पहुंचते हैं हम जल्द से जल्द होली फ्लेम को ढूंढने की कोशिश करेंगे। भले ही तुम्हारे पास हेवली फ्लेम्स हो, लेकिन आगे आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तुम्हें और भी पावरफुल फ्लेम की जरूरत होगी। अगर हम उस होली फ्लेम को सिक्योर कर पाते हैं तो तुम्हारी प्रोग्रेस कई गुना तेज हो जाएगी। बस होली फ्लेम के नाम को सुन के जियान के दिल का एक्साइटमेंट उसके चेहरे से छिपता नहीं है। उसने इस मिथिकल फ्लेम के बारे में कई बार सुना था और उसकी पावर किस लेवल की होती है उसका अंदाजा जियान को शुजुइंग की होली फ्लेम से ही हो गया होता है, जबकि शुजुइंग की होली फ्लेम कुछ खास हाई रैंक की नहीं होती। अगर जियान एक होली फ्लेम को हासिल कर पाता है तो सिर्फ इसे जियान की कल्टिवेशन ही खतरनाक तरीके से राइज नहीं होने वाली, बल्कि उसकी अटैकिंग पावर भी एकदम नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। जियान कहते हैं मास्टर ये होली फ्लेम कहाँ मौजूद है? अभी जिनलोंग की आंखें भी फ्लिकर कर रही थी। वो कहते हैं वो होली फ्लेम ज़ोन 17 में छिपी हुई है, लेकिन हम उसके अच्छे से खोज तभी शुरू कर सकते हैं जब तुम एक पावरफुल सेट को ज्वाइन कर लेते हो। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच के जियान तुरंत ही नोट करता है। हाँ ये बात सच है कि एक सुपर सेट को ज्वाइन करना कोई छोटी बात नहीं होती, लेकिन उसके मास्टर की गाइडेंस की वजह से जियान को लगता है कि वो सफल हो जाएगा। वो एक क्यूरियस आवाज में कहता है मास्टर मुझे कौन सा सेट ज्वाइन करना चाहिए? क्या आप बर्निंग इंसेंस पवेलियन की तरफ इशारा कर रहे हो? गोल्डन ड्रैगन नोट करते हैं। वो बताते हैं कि हाँ बर्निंग इंसेंस पवेलियन ही वो जगह है जिस पे तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। ये सेक्ट और फैक्शन जैसा नहीं होता, ये खासकर मेंटल कल्टिवेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करते हैं। बर्निंग इंसेंस पवेलियन के इनर डिसाइपल्स बैटल टेक्निक्स और कल्टिवेशन पे फोकस करते हैं, वहीं पे जो आउटवर्ड डिसाइपल्स होते हैं उनका ध्यान आर्ट्स, म्यूजिक और पोएट्री पे होता है। ऑफ कोर्स इसमें फिलोसफी भी शामिल है। जियान कहता है तो बर्निंग इंसेंस पवेलियन के डिसाइपल्स दोनों मेंटल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं। जिस तरीके से जियान को बैटल फॉर्मेशन मास्टर बनने के लिए अपनी मेंटल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होगा, ये बर्निंग इंसेंस पवेलियन उसके लिए एकदम परफेक्ट मैच लग रहा है। तभी हम जियान को हिचकिचाते हुए देखते हैं। वो फाइनली पूछता है मास्टर मैंने सुना है ज़ोन 17 में एलियन इविल रेस ने भी अपने पंजे फैला लिए हैं, क्या वो हमारे लिए खतरा नहीं है? और हम बाकी की डार्क फोर्सेस को भी भूल नहीं सकते हैं। ये सुन के गोल्डन ड्रैगन का एक्सप्रेशन भी हल्का सा डार्क हो जाता है। वो कहते हैं हाँ डीमन वर्ल्ड, गोस्ट वर्ल्ड और एलियन इविल रेस भी ज़ोन 17 में इन्फ्लुएंस रखती है। बहुत समय पहले सुप्रीम पावर हाउसेस ने मिलकर इन अलग अलग रियल्म्स के रास्तों को बंद कर दिया था, लेकिन समय के गुजरने से वो सील वीक हो गई है। जियान तुम्हें केयरफुल रहना होगा। ज़ोन 17 में से कई जगहें मौजूद हैं और वहाँ से हर कुछ समय के बाद बाहरी दुनिया के लोग इस दुनिया में आते रहते हैं। जिन लोगों की बात को सुन के जियान के
चिल फैल जाती है। वो आज तक गोस्ट या डीमन वर्ल्ड के एक्सपर्ट से मिला नहीं होता, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि वो बिल्कुल कमजोर नहीं होने वाले। जियान कहते क्या इतने सारे पैसेजेस हैं? जिलोंग नोट करके बोलते हाँ, ये रियल्म गेट्स कई जगहों पे मिल जाएंगे। इसका एक उदाहरण है डीमन वर्ल्ड का एंट्रेंस। ये वांशी रिवर की गहराइयों में मौजूद है। वहाँ जाने वालों में से बहुत ही कम जिंदा लौट पाते हैं। और जहाँ तक बात रही गोस्ट वर्ल्ड की, तो वहाँ का एंट्रेंस जीडू के गोस्ट टाउन में एग्जिस्ट करता है। स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर्स भी वहाँ पे जाने से पहले एक बार सोचते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग के एक्सप्लेनेशन को सुन के जियान ने कई बार अपना सलाइवा गटका था। ये बातें उसे ही प्रेशराइज कर रही थी। उसे एहसास हो चुका था कि उसका रास्ता खतरों से भरा होने वाला है। लेकिन जब वो और रियल्म्स के इन क्रीचर्स के बारे में सोचता है, एक बार के लिए उसकी भी रूह कांप जाती है। फाइनली हम जियान को गहरी सांस लेते हुए देखते हैं। अपने मन के डर को दबा के वो फिर से अपनी आंखों में वही चमक लेके आता है। अब इतनी दूर तक आने के बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला, और शायद ऐसा उसके पास विकल्प भी नहीं बचा। गोल्डन ड्रैगन सीरीज आवाज में कंटिन्यू करते हैं। वो कहते हैं गोस्ट और डीमन वर्ल्ड हमेशा इंसानों की दुनिया में घुसपैठ करने की सोचते रहते हैं, लेकिन सातों रियल्म्स के बीच के बैलेंस ने उस महायुद्ध को रोक के रखा है। हाल फिलहाल बाकी के रियल्म्स इन छोटे मोटे खेलों में लगे हुए हैं, लेकिन अगर ये सीरीज ऐसे ही कमजोर होती रहती है तो कभी छोटी छोटी स्क्रमिशेस ऑल आउट वॉर में बदल जाएगी, हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। जियान नोट करके सोलम आवाज में कहते हैं मास्टर आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं एकदम केयरफुल रहूंगा। जिलोंग स्माइल करके बोलते हैं ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन जियान याद रखना कि भले तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो, तुम्हारी आगे का रास्ता और भी कठिन होने वाला है। इन शब्दों के बाद जियान फाइनली अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसका फोकस होता है अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल कल्टीवेशन पे। भले ही कल्टीवेशन की दुनिया खतरों से भरी हो, लेकिन बिना इन खतरों का सामना करे हुए कोई भी सुप्रीम एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। वैसे एडवाइस सिर्फ फैंटेसी कल्टीवेशन के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी वर्क करती है। इसी नोट के साथ हम करते हैं वीडियो को ये फिनिश। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में लेकर जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड में ये सब पहुंचने वाले हैं ज़ोन सेंटियन। हमारे ये कुछ एपिसोड तो शांति से भरे रहे हैं, लेकिन आने वाली तूफान से पहले की शांति है, और इससे आप नेक्स्ट एपिसोड से रियलाइज कर रहे होगे आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होती जाएगी। और अगर आप ऐसी ऑसम कंटेंट को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे जैसे हम वीडियोस को रिलीज करते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जिनसे अगले दिन का इंतजार नहीं किया जाता है वो चैनल की मेंबरशिप का पार्ट बन के हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल की होम पेज पे। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।